एक दिन एक बहू एक फ़ोन पर हँस-हँस कर किसी से बात कर रही है। अब तो वह कहती है कि तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है कि तुम उससे मिलने आ सको। अब तो जो दूसरी तरफ वह लड़का है वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, यदि तुम उसको बुलाओगी तो वो ज़रूर मिलने आएगा। और दोस्तों अब तो वो लोग मिलने का समय तय कर देते हैं और कल 10 बजे का टाइम उसको मिल जाता है। दोस्तों अब तो रात होती है और फिर सुबह जब आती है और लगभग 10 बजे के समय जब वह लड़का उस घर में पहुंचता है तो यहाँ पर उस बहू के साथ उसकी सास भी होती है। यहाँ पर जब बहू यानी कि सरोज अपनी सास शांति देवी के लिए खाना परोस कर लाती है तभी वह लड़का वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में 2 पॉलीथीन होती है यानी कि जिनमें कोई फ्रूट वगैरह होंगे। अब तो वह उन शांति देवी के पैरों को छूता है, उनसे कहता है कि मैं सरोज के गांव से आया हूँ। अब तो उस शांति देवी की आंखें चमक उठती हैं और वह कहती है कि बहू जल्दी से आओ, तुम्हारे गांव से एक लड़का आया है। जैसे ही एक बहू इस बात को सुनती है अब तो वह राजी खुशी आगे बढ़ती है और बस अपनी सास के पैर छूते हुए कहती है कि हाँ माँ जी, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगी और इनकी अच्छे से खातिरदारी करूंगी। अब तो वह जो लड़का है उन पॉलीथीन को वहाँ अपनी मौसी के पास रखते हुए उस सरोज के पीछे पीछे जाने लगता है। सरोज दबे पाँव से आगे तो बढ़ रही है लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब ही तरह की चमक है। अब तो वो लोग अपने उस कमरे में पहुंच जाते हैं जो कि सरोज का बेडरूम है और वहां जाते ही सरोज अब तो उस लड़के के गले में बाहें डालते हुए कहती है कि देखा, अरे वाह, तुमने तो मज़ा ही दबा दिया, तुमने तो आज मज़े ही कर दिए। मैं कभी भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि तुम मेरी बात को इतना सीरियस लोगे और तुम यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन तुमने यहाँ आकर वाकई में 4 चांद लगा दिए। अब तो वह जो सरोज है वह उस लड़के के लिए पानी लाती है। पानी पिलाने के बाद उनका जो मिलना है वह कुछ अलग ही तरीके से होने लगता है। और दोस्तों देखते देखते 2 प्रेमी जो कि काफ़ी समय से एक दूसरे से बिछड़ गए थे, आज वो एक हो रहे हैं और यहाँ उनके बीच में बड़े ही ज़ोर शोर से, बड़े ही ढंग से संबंध बनने लग जाते हैं। यहाँ पर वह लड़का मनोज सरोज को इतनी ढंग से संतुष्ट करता है, कहीं ना कहीं उस सरोज के दिल की जो प्यास थी वह आज बुझ रही होती है। और अब तो वह लड़का करीब 1.5 घंटे बाद उस कमरे से जब बाहर निकलता है वह अपनी मौसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है कि उसने यही नज़दीकी काम ले रखा है, जब भी उसको मौका मिलेगा वह यहाँ पर ज़रूर आएगा। वह राम राम कहते हुए वहाँ से चला तो जाता है लेकिन अब तो उसका रोज़ रोज़ का किस्सा बन गया। वह रोज़ाना आता पॉलीथीन में यानी कि कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आता और यहाँ शांति देवी समझ रही थी कि ये भाई बहन है और ये इनका मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी उस सरोज की नई नई शादी हुई है। भाई एक घर से अलग हुई एक बहन को उसका भाई यदि मिलने आता है तो उसमें हर्ज ही क्या। लेकिन शांति देवी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर वह जो भाई है वह अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा करने आ रहा है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों अब तो जब सरोज के पति को इसके बारे में मालूम चलता है फिर तो वह पति एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों जब यह पूरा मामला सभी लोगों के सामने आया तो हर इंसान हक्का बक्का रह गया और बस सभी ने अपनी जो उंगलियां हैं दांतों तले दबा ली और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बरेली उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बरेली के अंतर्गत आने वाला वह गाँव जहाँ पर पुनीत अपनी माँ और अपनी जो एक छोटा भाई सुनील है उसके साथ रहा करता है। सुनील जिसका अभी अभी एनएसजी कमांडो में सिलेक्शन हुआ है, सुनील तो वहाँ अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। और दोस्तों यहाँ उसकी ट्रेनिंग में जाने से पहले उसकी माँ अपने उसके जो बड़ा भाई है पुनीत की शादी पड़ोस के ही गाँव की रहने वाली वो सरोज नाम की लड़की से करवा देता है। सरोज जो कि काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी भी है, पुनीत भी काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन जो पुनीत है वह उसी गांव के एक प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है। वह बहुत अच्छा टीचर है, उसके पास बहुत सारे बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते हैं और उसकी जो ट्यूशन की जो
एकेडमी है वह चल रही होती है। यहाँ पर वह जो लड़का पुनीत है अक्सर बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हुआ करता है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी सरोज से शादी हुई है, सरोज भी अपने पति अपनी सास के साथ बहुत ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है और उनका जीवन बड़े ही प्यार से चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सरोज अपने उस प्रेमी मनोज से मिलने के लिए अक्सर तड़पा करती है। दोस्तों, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ मनोज और सरोज के उस इश्क की कहानी में, जो कि शादी से पहले हो चुकी। जब मनोज और सरोज दोनों एक ही क्लास में दोनों पढ़ा करते थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले, कहीं ना कहीं उन दोनों की आंखें एक दूसरे से इस प्रकार से टकराती है कि वो दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। और जिस प्रकार से उनका यह संपर्क जुड़ा है, अब तो दोनों छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं और उनका ये जो प्यार है इसी प्रकार से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम हो जाते हैं और जैसे कि पहली बार वह संबंध बना है, अब तो एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा बेचैन हुआ करते हैं और इनको जब भी मौका मिलता ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। यानी कि इसने कोई बाग बगीचा नहीं छोड़ा, कोई पार्क नहीं छोड़ा, कोई खेत नहीं छोड़ा, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में मिला भी करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाया करते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि सरोज की शादी हो जाती है, कहीं ना कहीं सरोज और मनोज का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब तो वह जो सरोज है अपने पति पुनीत को पाकर खुश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रेमी से दूर होना उसको बहुत ही ज़्यादा अखरता है। एक दिन की बात, जब वह सरोज अपने पुराने आशिक मनोज के पास फ़ोन करती है, उससे कहती है कि देखो काफ़ी दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, अब तुम्हारा मन नहीं करता क्या उससे मिलने के लिए। इस बात को सुनकर वह जो मनोज है बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है और रो रो कर उससे कह रहा है कि आज तुम्हें कम से कम उस पर तरस तो आ गया। आज तुमने जिस प्रकार से उससे प्यार भरी बातें करी है, वह कहीं ना कहीं तुम्हारे इन बातों के लिए कायल हो गया और वह अब तक तो सोच रहा था कि शायद तुम्हारे परिवार में तुम्हारा परिवार बिगड़ने की कोई बात ना बन जाए, इस वजह से मैंने तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब से तुम ये फ़ोन मुझसे कर रही हो, अब कहीं ना कहीं तुम्हें पाने की ललक उसके जीवन में आ गई है और अब तो वह तुमसे एक ना एक दिन मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर वह जो सरोज है वह कहती है तुम किसी दिन का इंतज़ार करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस इंतज़ार को करना चाहिए। दरअसल यहाँ पर यानी कि उसके ससुराल में तुम आ सकते हो, क्योंकि उनका जो पति है वो एक टूर पे गए हुए हैं और करीब 4-5 दिन बाद यहाँ लौटेंगे। अब जैसे ही मनोज इस पूरी खबर को सुनता है सरोज से कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे जब कहोगी वो तुमसे मिलने आ जाएगा। और दोस्तों, अब तो सरोज उससे कहती कि देखो एक काम करो, तुम्हें यदि मिलना है तो कल ही 10 बजे उससे मिलने के लिए आ जाओ। और हाँ, ध्यान रखना तुम्हारी और सरोज की जो मुलाकात है वह दिन के समय ही हो सकेगी। उस समय उनकी जो सास है वो खाना खाकर लेट जाती हैं और शायद सो भी जाती हैं। तुम उसी समय उसके पास आना और बस उसे प्यार करना। दोस्तों, जैसे कि मनोज को वह तारीख और वह समय मिल गया था, अब तो दूसरे दिन यानी कि सुबह के 10 भी नहीं बजते हैं, वह जो लड़का मनोज है अपने हाथों में ऐसी पॉलीथीन लेता है जिनमें एक पॉलीथीन में केला होते हैं और दूसरे में होते हैं सेब, उनको लेकर आता है सरोज की ससुराल। यहाँ पर उस जो सरोज की सास है शांति देवी, उनको प्रणाम करता है और उनके पास उन केले और सेब वगैरह की जो पॉलीथीन है उनको वहाँ रखता है और कहता है कि सरोज कहाँ पर है। अब तो शांति देवी अपने बेटे की बहू सरोज को आवाज़ लगाते हैं। सरोज अब तो बाहर आती है और वह देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पर मनोज खड़ा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता है, लेकिन अपनी सास की वजह से वह ज़्यादा खुश नहीं हो पाती है। लेकिन अब उसकी सास शांति देवी अब सरोज से कहती कि देखो तुम्हारे गांव से तुम्हारा भाई चल कर आया है, तुम इसकी बड़े ही अच्छे से खातिरदारी करो, कहीं ये जाकर अपने गांव में यह ना बता दे कि वहां पर उसकी बिल्कुल भी खातिरदारी नहीं हुई। यहाँ पर वह सरोज कहती है कि माँ जी आप ये इस बात के लिए बिल्कुल चिंता करना छोड़ दो, वह इनकी खूब अच्छे से देख रेख करेगी, इनकी बड़ी ही अच्छी खातिरदारी करेगी। सरोज है वह मनोज को इशारा करती है और अपने पीछे पीछे आने के लिए कहती है। दोस्तों, यहाँ जहाँ बरामदे में वह शांति देवी बैठी थी, वो लोग आगे बढ़ते
बढ़ते हैं और पीछे की तरफ जहाँ उनका घर है वहाँ उस तरफ वो जो सरोज है मनोज को लेकर जाती है। दोस्तों अब तो वो लोग पहुँच जाते हैं सरोज के बेडरूम में और बस अब जो सरोज है वह उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और बस इतना सा करते ही वह अपनी बाहों का जो हार है उसको अपने आशिक के गले में डालती है और कहती है कि वाह मनोज, तुम तो हर बात के लिए खरे निकले। मैंने तुमसे जिस टाइम की जिस तारीख के लिए बोला तुम उस पर समय से पहले ही पहुंच गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारी किस तरह से सेवा करे। दोस्तों अब तो जो मनोज है उस जो सरोज की बाहों को पकड़ते हुए उसे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वह बस तुम्हारा प्यार पाना चाहता है, उसे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरोज अब मनोज से थोड़ी दूर होती है, एक गिलास में पानी लेकर आती है और उसे कहने लगती है कि वो थोड़ी देर के लिए ठहरे, उसके लिए चाय बना कर लाती है। लेकिन मनोज उससे मना करता है कि उसने चाय पीनी छोड़ रखी है और वह अब चाय नहीं पिएगा, वो तो तुम्हारे पास आया है, तुमसे मिलने के लिए आया है। दोस्तों इतनी बात सुनते ही सरोज बेड पर आ बैठती है और यहीं पर बैठा होता है वह मनोज भी। अब तो यहाँ पर काफ़ी दिनों के बिछड़े हुए दो प्रेमी जोड़े एक दूसरे को बस नज़र भर के देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके शरीर में बहुत ज़्यादा उत्तेजना उभर आती है और अब तो वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और दोस्तों जैसे उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया है, अचानक वह सरोज देखती है कि यहाँ खिड़की का जो दरवाज़ा है वह खुला हुआ है। वह उठकर जाती है और खिड़की को भी बंद करके आती है। और दोस्तों यहाँ जैसे कि कमरा चारों तरफ से बंद तो है, अब तो वह सरोज अपने आप को आज़ाद समझती है और बस उस मनोज के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर मनोज भी पीछे नहीं हटता है और वह उस सरोज का साथ निभाते हुए बड़े ही खूबसूरत तरीके से दोनों संबंध बनाते हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों के बिछड़े हुए प्रेमी युगल आज एक दूसरे की बाहों में पूरा दम लगा रहे हैं और एक दूसरे को बड़े ही ढंग से संतुष्ट कर रहे हैं। दोस्तों अब तो वैसे सरोज है जो कि अपना पूरा जोर लगा चुकी है, वह हाँफते हुए अपने आशिक मनोज को चूम लेती है और उससे कहती है कि वाकई में तुमने आज उसको खुश कर दिया। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय गुजर जाता है और लगभग 1.5 घंटे के बाद वह जो महिला यानी कि सरोज है वह उस मनोज को अपने कमरे से बाहर लेकर आती है और कहती है कि उसके माता पिता से उसकी अच्छे होने की खबर ज़रूर पहुंचा देना। दोस्तों इतनी बात सुनकर अब तो वह मनोज वहाँ अपनी मौसी शांति देवी को प्रणाम करता है और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों अब शांति देवी जब सरोज से पूछती है कि ये कौन था तो वह बताती है कि यह उनका पड़ोसी लड़का मनोज है और जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी हुआ करता था और इनके जो पारिवारिक जो संबंध है वो बिल्कुल घर जैसे हैं, बिल्कुल वह उनके भाई जैसा है। लेकिन यहाँ शांति देवी को मालूम नहीं था कि ये जो भाई है अपनी बहन के साथ ही इतना बुरा कृत्य करके आया है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, अब तो वह जो मनोज है फिर तीसरे दिन आ धमकता है और बस इसी प्रकार से मनोज के साथ संबंध बनाया करता है। दोस्तों जब वह जो पुनीत है उस टूर से वापस लौट कर आता है, अब तो वह 1 दिन की छुट्टी पर होता है। इसी दौरान उसकी माँ शांति देवी उससे कहती कि बेटा ये जो लड़का है जो तुम्हारे पीछे से यहाँ सरोज के पास आता है इसका नाम मनोज है, क्या तुम मनोज को जानते हो? अब तो वह लड़का कहता है कि नहीं, मनोज नाम के किसी लड़के को वह तो नहीं जानता। शायद वह ना जानते हुए भी उस सरोज से पूछ लेगा तो वह उसकी समझ में सारी बात आ जाएगी। अब तो इस बात को सोचकर वह आगे बढ़ता है और बस सोच ही रहा होता है। अब तो सरोज भी वहाँ पर आ जाती है और पुनीत अपनी पत्नी सरोज से पूछने लगता है कि वह लड़का कौन है जो कि यहाँ अक्सर आया करता है। अब इस बात को सुनकर वह सरोज मुस्कुराती है और कहती है कि वह जो मनोज है वह उसी के गांव का लड़का है और वह उसका भाई लगता है। वह यहाँ पर यानी कि सरोज उसकी बहन से मिलने आता है। ऐसा है जब भी वह यहाँ दोबारा आएगा तुमसे वह ज़रूर मिलकर जाएगा। अब तो दोस्तों अगले 3-4 दिन बाद वह मनोज फिर से वहाँ आ धमकता है, लेकिन अब जो वह सरोज है वह अपने पति के पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर मनोज आया हुआ है, तुम आकर उससे मिल लो। दोस्तों अब तो जो पुनीत स्कूल से आता है और वह यहाँ अपने घर में जब उस मनोज को पाता है बहुत ही खुश होता है। बड़े अच्छे ढंग से वो लोग 1-1 कप चाय पीते हैं। जहाँ पुनीत को जल्दी थी स्कूल जाने की वह तो स्कूल में चला जाता है, लेकिन और जो मनोज है
फिर दोबारा से अपनी बहन सरोज के कमरे में जाता है और बस उसी प्रकार के काम करने में जुट जाता है। दोस्तों यहाँ फिर उन दोनों के बीच में इसी प्रकार के संबंध तो कायम होते हैं, लेकिन आज वो एक गलती कर बैठते हैं। दरअसल आज उन्होंने खिड़की का जो दरवाज़ा है वह बंद नहीं किया, और इस बात को सोचकर वे जो शांति देवी जो कि काफ़ी ज़्यादा सोच रही थी, उनको आज नींद नहीं आ रही, और वो अब उठ खड़ी होती है और अंदर की तरफ जा रही होती हैं। और अब वो उस खिड़की से जैसे ही उस बहू के कमरे में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वे जो लड़का मनोज है वह मनोज अर्धनग्न अवस्था में उस सरोज के पास लेटा हुआ है, और उन दोनों के बीच में संबंध कायम हो रहे हैं। इस बात को सुनकर सोचकर समझकर वह जो महिला है चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है और बस शाम होने का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों शाम के समय जब वह पुनीत घर आता है तो वह जो महिला शांति देवी बड़े ही ढंग से अपने बेटे उस पुनीत को समझाती है और उससे कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पीछे यहाँ पर एक अलग ही तरह का खेल चल रहा है, और जैसे कि तुम उस खेल को नहीं जानते, मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। और दोस्तों अब तो वह महिला शांति देवी अपने बेटे पुनीत को सारी सच्चाई बता देती है। दोस्तों जैसे उस सच्चाई को जानता है वह जो लड़का पुनीत वह बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है और वह अब अपने घर जाता है, यानी कि अपने कमरे में जब वह गया है यहाँ पर उसको मिलती है सरोज जो कि उसकी पत्नी है। अब तो वह अपनी पत्नी सरोज से कहता है कि देखो तुम्हें एक काम करना है, दरअसल तुम कल उस मनोज को बुलाने वाली हो, और तुम जब मनोज को बुलाओगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, दरअसल कल उसकी छुट्टी है। दोस्तों अब अगले दिन के लिए मनोज के पास फ़ोन कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के पुनीत के दिमाग में कोई अलग ही तरकीब चल रही होती है। दोस्तों अगले दिन जैसे मनोज वहाँ पर आया है, अब तो वह जो पुनीत है, पुनीत जो कि अपनी पूरी प्लानिंग को करके आया था, यानी कि अपने दोस्तों को सारी बात बता के आया था। यहाँ पर जब वह मनोज है वह आता है तो यहाँ घर में पुनीत नहीं होता है। वह पुनीत के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि वह तुम्हारे लिए मिठाई लाने के लिए बाजार तक गया है। दोस्तों इस बात को सुनकर मनोज सोचता है कि क्यों ना जब तक पुनीत आए वह अपनी प्रेमिका सरोज के साथ प्यार कर ले। दोस्तों इस बात को जानकर अब तो वह मनोज अपने कपड़े निकालने लगता है और बस वहाँ सरोज के पास लेट जाता है, उससे प्यार करने लगता है। दोस्तों इतने में वे जो पुनीत है, पुनीत वहीं पर जो कमरे में छिपा हुआ था वह बाहर निकलता है, और उसी के इशारे पर उसके 4 दोस्त भी बाहर आकर उस गेट के आगे खड़े हो जाते हैं। पुनीत अब आगे बढ़ता है, उस दरवाजे को खोलता है। दोस्तों वो 4 लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए, और अब जब मनोज रंगे हाथों पकड़ा गया अब तो वह कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि कहानी बिल्कुल क्लियर थी। दोस्तों आपको बताते चले कि अब वह जो पुनीत है, पुनीत बहुत ही भयंकर कदम उठाता है और बस अपने हाथ में जो वह धारदार वस्तु को लिए हुए होता है उसको लेकर उस मनोज के ऊपर टूट पड़ता है और बस वो कर देता है जो कि उसको शायद नहीं करना चाहिए था। दोस्तों देखते देखते वहाँ मनोज यानी कि उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं निकलती और वह अपने प्राणों को वहीं पर खो देता है। दोस्तों जिस प्रकार से पुनीत ने यहाँ उस मनोज की जान ली है, अब तो उसके 4 दोस्त उसका साथ हाथ बटाते हैं और अब उस मनोज को एक चादर में लपेटा जाता है। उसके बाद उसको एक बोरे में पैक किया जाता है। उसके बाद अब तो मोटरसाइकिल पर रखकर पुनीत उस बॉडी को लेकर जाता है वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाकर एक जोड़ के अंदर उसको फेंक कर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर 3-4 पत्थरों को भी उस बोरी के साथ बांधकर उस जो पोखर है उसमें छोड़ा जाता है, और अब तो वो लोग वहाँ से उनको छोड़कर यानी कि उस बॉडी को फेंक कर वहाँ से भाग आते हैं। दोस्तों यहाँ पर पुनीत अपनी पत्नी सरोज से साफ साफ शब्दों में कह देता है कि देखो यदि तुमने कोई भी बात कहीं भी खोली तो जो आज मनोज के साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी होगा। और दोस्तों इस पूरी बात को सुनकर वह महिला यानी कि सरोज बस डर के मारे चुप रह जाती है। लेकिन अब उन्होंने ये क्राइम तो किया है, लेकिन इस क्राइम को करने के बाद जो पुलिस सामने आती है, अब यहाँ पर जो पुलिस है वह जब आगे बढ़ती है वह अब कॉल डिटेल निकालते हुए सीधी पहुँच जाती है पुनीत के घर पर, और पुनीत के घर में मौजूद वह जो महिला सरोज है जब उससे पूछताछ की जाती है तो सरोज यहाँ पर अब अपना काला चिट्ठा खोल देती है और वह बताती है कि कैसे उसने उस लड़के मनोज को उसके घर में यानी कि उसके ससुराल वाले घर में बुलाया था, और वो भी पुनीत जो कि उनका पति है उनके कहने पर। लेकिन यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाला उस सरोज का पति है। दोस्तों अब तो पुलिस उस पुनीत को बुलाती है और यहाँ अब पुनीत और पुनीत की पत्नी सरोज दोनों को गिरफ्तार करते हुए ले जाती है पुलिस स्टेशन।
दोस्तों पुलिस स्टेशन जाने के बाद यानी कि अब जब मामला थोड़ा खुलता है, अचानक से उस पुनीत का जो भाई सुनील है, जो कि एनएसजी कमांडो है, उसके पास ये सूचना पहुंच जाती है और वह अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, वहां पर आता है और उस पुलिस थाने में यानी कि सारी बात बताता है। और दोस्तों उस पुलिस स्टेशन के जो थानाध्यक्ष थे ओपी श्रीवास्तव, उनसे जब बात की जाती है, यहाँ पर सुनील उनको अपने बारे में सारा परिचय देता है। और दोस्तों अब तो वो जो पुलिस है वह लगातार उनसे पूछ रही है कि तुमने उस बॉडी को कहाँ पर ठिकाने लगाया है। लेकिन अब यहाँ पर जो लड़का पुनीत है और उसको तो मालूम था, लेकिन वह बताता है कि उसको पता ही नहीं है उसने उसको कहाँ ठिकाने लगाया। दरअसल ये जो महिला है यानी कि सरोज, उस पर झूठा आरोप लगा रही है। दोस्तों अब यहाँ पर वह जो सरोज है वह तो झूठी घोषित कर दी जाती है और यहाँ सुनील के पद का प्रभाव देखकर उस लड़के जो पुनीत है उसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उस कहीं ना कहीं इंसान इतना बुरा, दरिंदा और वैसी बन गया है कि वह किसी भी कदम को उठाने से पहले बिल्कुल विचार नहीं करता, ना ही सोचता है और ना ही उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करती है। वो व्यक्ति यानी कि गलत तरीके से सोचता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है और फिर उसका परिणाम इतना भयंकर होता है जिसके बाद उनका यानी कि वो सिवाय पछतावे के उनको पास कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर उस पुनीत ने उस व्यक्ति मनोज की जान तो ले ली, लेकिन यहाँ पर वह मनोज भी बराबर का दोषी था, क्योंकि अब तो उसकी प्रेमिका की शादी हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो दोषी है वह लड़की होती है, वह महिला जिसका नाम सरोज होता है। सरोज जिसका शादी होने के बाद बड़ा अच्छा पति उसको मिल गया है, उसके बावजूद उसकी जो हवस की आग है वह बिल्कुल भी ठंडी नहीं हो रही थी और बस उसने अपने भाई, अपने गांव के जो उस लड़के मनोज को अपने प्यार के जाल में इसी प्रकार से फंसाए रखा और उसके साथ गलत संबंध बना लिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।